बेसिकली देखिए अभी बिहार में नौकरी लेने वालों के लिए, जो लोग नौकरी चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं और तमाम ऑप्शंस हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनका एक रिजल्ट आ गया, अचानक से लाखों की जो वैकेंसी टीचर्स की आई, तो टीचर्स में क्या है कि बीपीएससी में आपको बहुत वैकेंसी आएगा तो 1000 आएगा, बहुत आएगा, नहीं ना। और टीचर में आपने 1,70,000 की वैकेंसी एक बार में देखी और वो क्लियर हुआ। तो यदि कुल मिला के 2 लाख लोग यदि ऊपर से निकाल लिए जाए तो फिर नीचे कोई बचता नहीं है ढंग का, ठीक है। और इन 2 लाख लोगों में लगभग मान के चलिए कि 50,000 तो जरूर ऐसे थे जो सिविल सर्विसेज भी दे रहे थे, तो फॉर द टाइम बिंग उनको रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं इंगेजमेंट इतना बढ़ गया कि वो सिविल पर नहीं फोकस करेंगे। तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है कि अपने आप को ओवर फोकस कर, यानी फुल्ली फोकस, एकदम सेंट्रल, आपको केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए इस केस में। क्योंकि देखिए एक तो ऊपर से आपका मान लीजिए बिहार में यदि कोई ढंग का एग्जाम हो तो बहुत सीरियस तैयारी करने वाले लड़के ही 2 लाख होते हैं, बहुत सीरियस यदि कहा जाए। तो इसमें भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाए तो 1 लाख, ठीक है ना। क्या 1 लाख से ज़्यादा लोग सिविल्स की तैयारी ढंग का करने वाले होते हैं? नहीं। और इसमें से भी 50,000 लगभग ऐसे हैं जो शिक्षक में +2 लेवल से लेकर 9th-10th में इन्वॉल्व हो गए, सिलेक्शन हो गया। तो अब जो कैंडिडेट्स बच गए हैं वो 50,000 सीरियस कैंडिडेट बचे हैं बस। इन 50,000 में यदि मान लीजिए 500 सीट भी आता है सिविल सर्विसेज का, तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकालने के लिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपके पास एसएससी जैसा एग्ज़ाम है, बीएसएससी, जो कि लगभग 12,000 वैकेंसी है। ये मत सोचिए कितने लोगों ने भरा है, ठीक है ना, कितना भी भरा हो, 12,000 वैकेंसी में कॉम्पिटेंट लोग आ जाएंगे। क्योंकि जो इधर चले गए उसमें से भी कुछ लोग इसमें आ सकते हैं, लेकिन एक फ्रेश कैंडिडेट इसमें आएगा। तो ये 12,000 वैकेंसी भी आपको फुलफिल करनी है। और यह एक मौका है उन लोगों के लिए जिनका केवल +2 लेवल पे हुआ है और ग्रेजुएशन नहीं हुआ फिर भी वो एलिजिबल है ना, बीएसएससी इंटर लेवल। तो इसमें भी क्या, सब में कॉमन जो चीज़ है वो है जीएस। तो यह माहौल बना हुआ है। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, तब तो आप वैसे भी एक अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा ये सब एग्जाम भी दे रहे हैं तब भी आपको जीएस का लेवल वही रखना है। क्योंकि देखिए टीचर के वैकेंसी में कहने के लिए कहा गया कि टीचर की वैकेंसी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसका लेवल यूपीएससी के लेवल का था। कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगा कि भाई एकदम स्तरीय है, कंसेप्चुअल है। फैक्ट भी ऐसा पूछा गया जो कि अमूमन मतलब नहीं पूछा जाता है या फिर स्तरीय एग्जामों में पूछा जाता है। डायरेक्ट फैक्ट्स बहुत कम पूछे गए, नहीं जैसा कि दरोगा वगैरह में लोग पूछते थे, उस तरह का लेवल का भी सवाल नहीं रहा, अपर लेवल का सवाल था। तो आप लोग पूरी तरीके से जब टीचर में उस तरह का सवाल आ रहा है तो आप लोग का कंसेप्चुअल सवाल ही ज़्यादा आएगा। अब क्या है कि कैसे होगा, तो उसका एक ही तरीका है, टॉपिक्स पे कमांड कीजिए। जैसे हर विषय है, मान लीजिए एक विषय है हिस्ट्री, एक विषय है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, आपको मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ठीक है, या मिसलेनियस। तो इन सब के कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो यदि शुरुआत में जाएं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, और यहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं, लोकेशन एंड इट्स फाइंडिंग, क्या मिला वहाँ से, एक टॉपिक। या मुश्किल से यदि आप ढंग से बैठेंगे ना तो एक पेज में सारा का सारा आ जाएगा। तो यदि आपने वो चीज़ कमांड कर लिया कि नहीं रंगपुर से ये मिला है तो मिला है, जैसे कि 1-2 चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं कि लोथल से ये चीज़ प्राप्त हुआ, तो वो कभी भी आपके दिमाग में सेट कर जाता है कि गोदीवाड़ा का नाम लेते ही, डॉकयार्ड का नाम लेते ही क्या आता है, लोथल। फारस की मोहरों का नाम लेते ही क्या आता है, लोथल। यदि हम बात करते हैं चावल की भूसी की तो रंगपुर दिमाग में आता है ना। इस तरह के जैसे आलमगीरपुर से क्या मिला, तो कहाँ से क्या मिला इसको आपको कमांड कर लेना है।
तो ये टॉपिक्स हैं। एंशिएंट में आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए वैदिक है तो आरवीसी है, ऋग्वैदिक कल्चर, और प्लस क्या है, क्या, पोस्ट वैदिक कल्चर, ठीक है ना, या एलवीसी भी कहते हैं, लेटर वैदिक कल्चर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, उन चार्ट्स को आपको याद करें। जैसे क्या है, मान लीजिए किस चैप्टर के रचयिता कौन है। ऋग्वेद में कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर है। उसके रचयिता कौन है, उसमें कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर आया, कितनी बार आया, कौन ज़्यादा आया, कौन कम आया, किस नदी का उल्लेख उसमें किस नाम में है, यानी एंशिएंट नेम एंड प्रेजेंट नेम। और फिर आती है व्यवस्था कि ऋग्वैदिक काल में सिस्टम सोशल कैसा था। तो व्यवस्था में क्या है, करों का नाम, अधिकारियों के नाम और उनके काम। ये काम आप ऋग्वेद से शुरू करते हैं तो ये कब तक जाएगा, मुगल तक। आपको हर बार काम की शुरुआत होगी ऋग्वेद से कि भाई चलिए यहाँ पर एक पणि नाम का व्यक्ति होता था, पण्य नाम का एक कर होता था, हिरण्य नाम का एक कर होता था, निष्क नाम का एक सिक्का होता था। तो ये सारी चीज़ें आप जब ऋग्वेद में शुरू कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ इसी क्रम में आपको मौर्य में भी देखना है कि किस काम के लिए कौन अधिकारी। यही काम आपको पोस्ट मौर्य में भी देखना है, किस काम के लिए कौन अधिकारी। फिर यही काम आपको गुप्ता में भी देखना है और गुप्तोत्तर में भी, लेटर में, और फिर पोस्ट गुप्ता में भी। उसके बाद क्या आ जाएगा, मुगल नहीं, सल्तनत, ठीक है। सल्तनत में भी सेम काम और फिर मुगल में भी। तो इस तरह का इसको टॉपिक्स बोलते हैं। मान लीजिए जैसे इसमें ज्योग्राफी में आएगा तो मैं एक दो टॉपिक आपको हिंट कर रहा हूँ। ऐसे लगभग 150 टॉपिक होते हैं। कितने? 150 टॉपिक होते हैं। यदि आपने इन टॉपिक्स पे यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा और सामने में यहाँ पे एक चेकलिस्ट बनाया और इसको पढ़ने और कमांड करने के बाद यहाँ टिक लगा दिया और ये सब में टिक लग गया आपका 150 में, तो आपका काम हो गया। केवल रिवीजन बाकी है और करंट अफेयर्स बाकी। क्लियर है? जैसे ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग बताइए क्या हो सकता है? सारे टॉपिक्स हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। वोल्केनोज हो सकते हैं, आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हो सकता है। फिजिकल फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें अपने किसी का पहाड़, पठार, नदी, जंगल, यही सब ना है, और तो कुछ है नहीं। और उसमें भी हमने क्या कहा कि आप इंडिया को अलग से पढ़िए, बिहार को अलग से पढ़िए, लेकिन वर्ल्ड को एक साथ पढ़िए। 2 दिन में एशिया पढ़िए लैंड, 2 दिन में एशिया का वाटर पढ़िए, 4 दिन हुआ। हर 4 दिन पे एक महादेश बदल दीजिए, तो फिर 28 दिन में आपका 7 महादेश हो जाएगा। फिर कुछ बचेगा। यानी वर्ल्ड को कमांड करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए? 1 महीना। वही 1 महीना। फरवरी का महीना होगा तब भी वर्ल्ड कमांड हो जाएगा, 28 दिन में नहीं हो जाएगा। और यह क्या शो करता है? यदि आपने कभी कि आपके कितने महीने निकल गए, वर्ल्ड कमांड हुआ, तो क्या शो करता है? क्यों नहीं हो पाता है? लैक ऑफ डिसिप्लिन तो है ही, लैक ऑफ अवेयरनेस। डिसिप्लिन तो बाद में आता है, डिसिप्लिन तो बहुत है, आप लोग पढ़ते हैं, 6 घंटा 8 घंटा भी पढ़ता है, कोई 12 घंटा भी पढ़ता है इसी ग्रुप में से। ऑनलाइन में जितने लोग हैं उसमें हम जानते हैं कई लोगों को जो कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं। आप लोग में से कई लोग 10 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमको जाना किधर है, और जाना भी है तो कैसे जाना है। किधर तो पता है एटलीस्ट कि हमको IAS बनना है या PCS बनना है या एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर, लेकिन कैसे? परसों तरसों 26 तारीख को तंजानिया में एक जहाज डूब गया, क्रूज, सुना है आपने किसी ने? 26 दिसंबर की घटना है। तो उसका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था। उस वीडियो में हम देख रहे थे कि जैसे सबको पता है कि भाई जहाज डूब रहा है, सबके पास लाइफ जैकेट है और औरतें हैं, बच्चे हैं, मतलब मेल फीमेल सब है उसमें। लगता है 300-400 लोग थे, और वो धीरे धीरे वो क्रूज ऐसे ऐसे एक तरफ कैप्साइज हो रहा है। सबको पता है कि अब इधर रहने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जहाज़ में जो पिलर है ना उसको पकड़ के लोग खड़े हैं। उनको अंतिम समय तक लग रहा है कि जहाज़ अब ऊपर निकलेगा। जो जहाज़ सिंक करना शुरू हो गया उसको कोई चमत्कार ही होगा ना कि ऊपर लेके आ जाए, फिर तो आएगा नहीं। उसमें जो कुछ बुद्धिमान लोग थे वो जान रहे हैं कि अब ये डूबने वाला है, तो वो उसके ऐसे पलट रहा है ना, तो इसके इस वाले साइड में जाके और वो आगे जंप कर देगा लाइफ जैकेट के साथ पानी में। क्योंकि बाद में जब जहाज़ डूबेगा ना तो आपको निकलने भी नहीं देगा, वो नीचे जाएगा तो आपको ले के नीचे चला जाएगा। तो उसमें लगभग 200-250 लोग थे, तो 200 लोग तो कूद गए,
40-50 लोग उस जहाज को पकड़ के अंदर चले गए। वो जहाज का ही मोह नहीं छोड़ पाए। तो क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनको पता ही नहीं था कि उनको इस मुश्किल परिस्थिति में भागना किधर है, डायरेक्शन नहीं पता था। तो आपको क्या करना है, रोज 2 कदम चलना है, 4 दिन में एक कॉन्टिनेंट को समाप्त करना है ओवरव्यू के साथ। बहुत डीप व्यू तो नहीं हो सकता है, 4 दिन में पूरा महादेश कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता हो सकता है ना कि अफ्रीका में कौन सा सबसे बड़ा पहाड़ है, कौन सबसे बड़ी नदी है, कितनी नदियां हैं, ये तो पता हो सकता है मोटा मोटा। कौन बड़ा देश है, कौन छोटा देश है, कौन सा लैंडलॉक्ड है, कौन सा सीशोर के साथ है, कितने आइलैंड्स हैं, कितने द्वीप से नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आप शुरू कर दीजिए, और ऐसे ही हर में टॉपिक है, सब में इकोनॉमिक्स में है तो समितियां हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, 4-5 वक्र हैं, वो बार बार पूछता है। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उससे पूछता है। फिर आपके जितनी भी नियोजन है, तो नियोजन क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग तो हमारा एक बार हो चुका है, प्लानिंग तो हो गया, अब तो नीति आयोग आ गया, योजना आयोग तो है नहीं, तो वो तो एक फिक्स क्वेश्चन है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, एक चार्ट बनाइए, एक दिन लग के 2-3 घंटा लगेगा, और उस चार्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है देख लीजिए। हमारे किताब में भी है और आपके पास भी है। तो ये टॉपिक का लिस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे थोड़ा फ्रेश करके, ठीक है ना। टॉपिक के लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसमें जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो भी आप टिक लगा दीजिए कि ये वाला हो गया। जैसे मान लीजिए कार्नेटिक वार, ये टॉपिक, तो जैसे कार्नेटिक वार होता है उसको क्लिक कर दीजिए। महासागरीय धाराएं आपने कहा, जैसे महासागरीय धाराएं होती है खत्म। जैसे किसी ने कहा कि रेलवे जोन, जैसे रेलवे जोन खत्म हुआ उसको टिक लगा दीजिए। और ख़त्म क्या, आपके अंतस में बैठ जाना चाहिए, गेट इट बाई हार्ट, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने सतही तौर पे पढ़ लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 150 चीज़ों को करना है, 150 में आपका 100 क्वेश्चन की तैयारी हमेशा रहेगी। अब जो बेसिक जो चीज़ है एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, फिर हम मूल बिंदु पर आएंगे कि आपको रोज मैप देखना है, रोज मैथ बनाना है, और डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स आधे घंटे से 1 घंटा पढ़ना है। ये हम आपके लिए नहीं पढ़ेंगे, ये आपके रूटीन में होना चाहिए। क्लियर है? 1 घंटा आपको करंट पढ़ना है, अखबार से पढ़िए, न्यूज़ से पढ़िए, न्यूज़पेपर से पढ़िए, लेकिन यू हैव टू स्पेयर एटलीस्ट 1 आवर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, आपको प्रीवियस जो मैथ्स आया है, सीसेट में जो आया हुआ है और जो बीपीएससी में पूछा है, वो मैथ्स और आपको बनाना है रोज। जब 20 साल का बन जाएगा, 10 साल यूपीएससी, 10 साल बीपीएससी, तब हमसे पूछेगा सर आप क्या करें, ठीक है ना। पहले ये 20 साल बना के हमको दिखाइए। क्लियर है? बीपीएससी बना लीजिएगा, एसएससी में सेम सवाल आ जाएगा, सेम। यूपीएससी बना दीजिएगा, बीपीएससी में सेम क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आंकड़ा बदलेगा तो क्या दिक्कत है, तरीका तो वही ना है। यदि परसेंटेज का सवाल है, यदि हमने 16 की जगह 36 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, परसेंटेज ही तो है, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन, जैसे आपने उस दिन मैसेज किया था कि 50 क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसी दिन आपने किया, उसका तो नहीं किया। हमने क्या कहा, 50 क्वेश्चन आपको रोज करना ही है, ओला पड़े, ठंडा पड़े, बर्फ पड़े, आप कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बार मेहनत होता है लाइफ में, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, जिंदगी भर फिर आप उसका बैठ के खाते हैं। ये बहुत बहुत आसान चीज़ भी है और बहुत बहुत कठिन चीज़। आसान इतना है कि 6 महीना पढ़े और ज़िंदगी भर आराम है, और कठिन इतना है कि 6 महीना हो ही नहीं पाता है, छठे दिन ही संकल्प टूट जाता है। नहीं, तो टूटने में यही ध्यान रखिए कि मान लीजिए हमने आज 10 घंटा पढ़ा, किसी दिन ऐसा ना हो कि हम 1 भी घंटा ना पढ़ें। 1 जनवरी हो, किसी और की शादी हो, अपनी ही शादी हो, तब भी 1-2 घंटा पढ़ लीजिए। अखबार पढ़ने में दिक्कत है उस दिन तो और आपको कोई कुछ काम नहीं कहेगा, भाई लड़का दूल्हा बना है, तो किताब पढ़ रहा है, अपना एक तो मैगजीन पढ़ रहा है, 1-8 घंटा बैठ के उसी में पढ़ लीजिए, नेट पे ही पढ़ लीजिए। कुछ नहीं हुआ तो कान में ईयरफोन लगा के एक वीडियो ही सुन लीजिए। एटलीस्ट स्पेयर नहीं जाना चाहिए एक दिन, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे।